सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक रात 2 बजे घर में घुसे चोर ने सैफ अली खान पर चाकू से 6 जगह वार किया। हमले के बाद सैफ को लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सैफ पर हमले के बाद मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मुंबई पुलिस का दावा है कि सैफ अली खान पर हमला करने का जो मामला है जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। वहीं लीलावती अस्पताल के डॉक्टर ने सैफ अली खान का हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया कि सैफ की सर्जरी हो गई है। 2.5 इंच की नुकीली चीज उनकी पीठ से निकाल दी गई है। सैफ अली खान के स्पाइन में गहरे घाव है जिसका ऑपरेशन हुआ है। सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है। 2 एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा है, जैसा खरोच से कैसे आ जाता है तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। तो इस मामले पर अब ज्यादा अपडेट के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा से। तो प्रीति, हम लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को सुन रहे थे जो बता रहे थे कि सैफ की सर्जरी की जा चुकी है। वहीं मुंबई पुलिस की बात करें तो इस मामले में क्या कुछ अपडेट है वहां से? मुंबई पुलिस के मुताबिक जो आरोपी की शिनाख्त हो चुकी है, पहचान हो चुकी है कि वो आरोपी कौन है। साथ में मुंबई पुलिस ने इस मामले में जो है 10 टीम बनाई है। क्राइम ब्रांच के अलावा फॉरेंसिक लैब भी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 10 अलग अलग टीम जो है इस केस की जांच कर रही है। वहीं जो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही है हमलावर कौन था उसकी पहचान होने के बाद जो है उसको हिरासत में ले लिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद जो है मुंबई पुलिस उसकी गिरफ्तारी दिखा सकती है। हालांकि मुंबई पुलिस को जब ये पूछा गया कि इस पूरे हादसे के पीछे का मोटिव क्या था तो उनका यही कहना है कि चोरी के मकसद से जो है ये आरोपी उनके घर में घुसा था। अब सवाल ये उठता है कि 3 लेयर की सिक्योरिटी जो है सैफ और करीना के घर के वहाँ पर है तो ये आरोपी 10वीं मंजिल तक कैसे पहुँच गया। हालांकि मुंबई पुलिस का ये कहना है कि फायर ब्रिगेड के एग्जिट से जो है वो घर के अंदर घुसा था और इस पूरे बिल्डिंग में करीब 24 CCTV कैमरा है वो सभी को सीज कर दिया गया है और आगे की जाँच जो है मुंबई पुलिस कर रही है। जी शुक्रिया प्रीति इस पूरी जानकारी के लिए। तो सैफ अली खान पर हमले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। वे रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहाँ शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। भ्रष्टाचारी बिल्डर्स यहाँ सुरक्षा आहे, पूर्ण सुरक्षा आहे। सैफ अली खानला सुरक्षा असणार 100%। सैफ अली खान तर त्यांना या सरकारने पद्मश्री दिलाय, भारत सरकारनं कधी काळी। तर पद्मश्री किताब असलेल्या व्यक्तीला सुद्धा मुंबईमध्ये सुरक्षित राहता येत नाही, हे आज पुन्हा एकदा दिसलं। तो सैफ अली खान पर हमले से बॉलीवुड सख्ते में है, क्या मुंबई में सेलिब्रिटीज की सुरक्षा खतरे में है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इन्फोसिस के नतीजे आ गए हैं। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं यतिन मोता। तो यतिन बताएं किस तरह के नतीजे रहे हैं इन्फोसिस के? देखिए, इन्फोसिस की रिजल्ट्स की बात करें तो नंबर्स जो है वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो पोल के हिसाब से ही लगभग 41,000 करोड़ के आसपास आपको रेवेन्यू का फिगर आता हुआ नज़र पड़ा है। एबिट एब्सोल्यूट की बेसिस पे अगर हम बात करें तो 8,912 करोड़ रुपए आया है, जबकि जो पोल था वो लगभग 8,700 करोड़ का था। तो मार्जिन फ्रंट पे कंपनी ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। अगर हम एबिट मार्जिन्स की बात करें तो 21.3% आया है, जबकि अनुमान लगभग 21.2% के आसपास था। तो एबिट मार्जिन पे एक पॉजिटिव सरप्राइज आपको दिखाई पड़ रहा है और इसी के साथ इन्फोसिस ने अपने गाइडेंस में भी बढ़ोतरी की है। इनफैक्ट इन्फोसिस का जो पहले का गाइडेंस था
वो था लगभग 4.25% से लेकर 4.5% का ग्रोथ। इसको रिवाइज करके 4.5% से 5% ग्रोथ के आसपास लाया गया है। तो लोअर साइड पे लगभग 0.75% से गाइडेंस बढ़ाया गया है और अपर एंड का गाइडेंस जो है लगभग आधे % से बढ़ाया गया है। और ओवरऑल अगर हम देखें जो मार्जिन का गाइडेंस है एबिट लेवल पे वो भी मेंटेन रखा गया है 20 से 22% की रेंज में। तो अगर हम कहें तो नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। रिजल्ट्स जो है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे काफ़ी शानदार है और उतना ही शानदार उनका गाइडेंस है, क्योंकि लगभग जैसे मैंने पहले कहा 0.25% का लोअर एंड पे और अपर एंड पे लगभग आधे % का इजाफा हुआ है। नेट नंबर्स इन लाइन और एक स्ट्रीट थम्स अप देगा ज़रूर गाइडेंस को लेके, क्योंकि वो एक पॉजिटिव साइड पे आता हुआ नजर पड़ा है। जी यदि ना आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे, शाम को रिलायंस के भी नतीजे आएंगे तो उस पर बातचीत करने के लिए आपके पास दोबारा कनेक्ट होंगे। इस बीच आपको बता दें मार्केट का पूरा अपडेट। शानदार ग्लोबल संकेतों से आज बाजार में जोश दिखाई दिया। बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 319 पॉइंट चढ़कर 70,043 पर और निफ्टी 99 पॉइंट चढ़कर 23,312 पर बंद हुए। इंफ्रा ऑटो इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली, वहीं आईटी, एफएमसीजी, फार्मा शेयर्स में दबाव दिखाई दिया। तो बाजार का पूरा हाल अब समझते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन बताएं आज बाजार का हाल कैसा रहा और किन स्टॉक में तेजी और कहां गिरावट देखने को मिली? तो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज के चलते मार्केट का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिला। लेकिन अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज किस तरीके का रहा। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की। सबसे पहला नाम आता है एचडीएफसी लाइफ का, जहां पे हमें करीबन 8% का अपसाइड देखने को मिला और कल इसके नतीजे भी आए हैं जिसका रिफ्लेक्शन सीधा सीधा देखने को मिला है। बीएल में 3%, एसबीआई लाइफ 3% और श्रीराम फाइनेंस भी करीब करीब 3% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट में सबसे पहला नाम है टाइटन का, जहां पे करीबन 0.5% की कमजोरी देखने को मिली है। पावर ग्रिड भी 0.5%, सिप्ला में भी सेम नंबर्स और आयशा मोटर करीबन 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। देखते हैं कि मिड कैप का एक्शन कहां रहा है। आरवीएनएल में हमें 11% का इजाफा देखने को मिला है। आईडीबीआई बैंक 8%, भारत डायनामिक्स 6% और हुडको भी करीब करीब 5% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की तरफ नजर डाली जाए तो यूपीएल में करीबन 0.11%, एल्केम लैब 0.5%, सुजलॉन एनर्जी 1% और पेज इंडस्ट्री भी करीबन 0.5% की कमजोरी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। आईटी सेक्टर को लेकर कंस्ट्रक्टिव नजरिया है, ऐसा कहना है एएसके हेज सॉल्यूशन के सीईओ वैभव सांघवी का। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में निवेश के मौके बनेंगे। आईटी में हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव इसलिए है कि उसके 2 या 3 मुख्य वेरिएबल अगर हम देखते हैं कि वन के यूएस इकोनॉमी है, जो जब सभी रिसेशन की बात कर रहे थे, हार्ड लैंडिंग की बात कर रहे थे, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट देयर इकोनॉमी इज प्रीटी स्ट्रांग। सेकेंड के ऐसी संभावना है कि एक बार नया एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आ जाता है तो प्रॉबेबली कॉर्पोरेट टैक्स कट भी आ सकते हैं। अगर कॉर्पोरेट टैक्स कट आती है तो डिस्क्रेशनरी स्पेंड, ऐसा अनुमान है कि डिस्क्रेशनरी स्पेंड काफ़ी किक अप हो सकता है अगर डिस्क्रेशनरी स्पेंड बढ़ती है। और इन सिचुएशन जहाँ ऑलरेडी रुपी डेप्रिसिएशन हो चुका है, ये सेक्टर में एट डिक्लाइंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मीडियम टर्म के लिए बन सकती है। But from a other building material perspective, including ceramics, including tiles, including adhesives, MDF, plywood, वो पूरी सेगमेंट में हमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है। The only probably I can say is basically that unorganized competition probably ज़्यादा हो रही है उसमें। But we have not been able to kind of put a finger on it. We are waiting to see कि हम राह देख रहे हैं कि हम बेहतर डेटा पॉइंट्स उसमें आके एक अच्छा व्यू बना सके। बट ऑन ए लैग बेसिस बिल्डिंग मटेरियल एक सेगमेंट है जहां हमें लगता है पॉसिबली अपॉर्चुनिटी आ सकती है।